मान रही ये कि मेरा और मेरी मीडिया टीम का बलूचिस्तान का तंजीमी दौरा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग खान के यूं पाकिस्तान की बानी जमात है। उस वक्त के कायद खान आजम खान के यूं खान ने 20 जुलाई 1947 को वायसराय हिंद की तरफ से कराए गए रेफरेंडम में फ्रंटियर का अवाम का फैसला लिया कि वो वहाँ की पाकिस्तान और जोग्राफियाई इलाका पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए या इंडिया में शामिल होना चाहिए। रेफरेंडम का ये मुकाबला खान अब्दुल क्यूम खान और वली खान के वालिद गफ्फार खान बादशाह लाला के दरमियान हुआ। कायद आज़म खान अब्दुल क्यूम खान ने 99.2% वोट लिया और उनके हक में ये फैसला है कि वो पाकिस्तान में शामिल करेंगे ये इलाके फ्रंटियर और जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है। और जो मुखालिफ थे उनको 0.8% उनको वोट मिले, यानी 100% ही वोट जो वो खान क्यूम साहब को मिला। उसके बाद आजम खान के यूं खान ने कायद आज़म को पेशावर बुलाकर फ्रंटियर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके पाकिस्तान में शामिल किए। यूं पाकिस्तान की तकमील हुई। खान आजम खान के यूं को बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने फ्रंटियर का वज़ीर आला बनाया, जो कि 1953 तक इस ओहदे पर है। उस पर फिर 1954 में वो वज़ीर संत रहे। 1970 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के यूं ने आम इंतखाबात में हिस्सा लिया और इंतखाबी निशान शेर, हमारा पहले इंतखाबी निशान शेर था, और 40 कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें जीती हमने हमारी पार्टी ने। और 1970 के इंतखाबात में हिस्सा ले, जो कि सारा इलेक्शन धांधली की वजह से सियासी बहरान का शिकार हुआ और जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया। 1981 में खान आज़म खान क्यूम साहब की वफात हुई और पार्टी को उसके बाद पीर पगड़ा ग्रुप में शामिल कर दिया गया। खान आज़म खान क्यूम एक इंतहाई ईमानदार हिम्मत और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दस्ते राज है। 1971 से 1977 तक पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला रहे। आज जो हमारे पास पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड है ये उनके दौर का है और उन्होंने इसका इजरा किया था। उनके बेशुमार खिदमात हैं। उन्होंने जिससे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए उन्होंने इनकलाबी इक़दामात किए, जिनको लोग आज भी कदर की निगाह से देखते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और सियासत में करप्ट सियासतदानों ने इस मुल्क का दुनिया बिगाड़ दिया है, मैंने और मेरे दोस्तों ने फैसला किया करके जनवरी 2022 में दोबारा इस सियासी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इनलिस्टमेंट यानी रजिस्टर करवाया। ये कि 75 साल से इस मुल्क के अवाम बेरोजगारी, नाइंसाफ़ी, जुल्म और ज़्यादती में पिस रहे। यहाँ पर अमीर से अमीर तक और गरीब से गरीब तक होता चला जा रहा है, जबकि ये दो कौमी नज़रिया पर एक इस्लामी फलाई मुमलिकत बनाई थी। लेकिन चंद विरासती सियासी खानदानों ने अपनी फलाह के लिए करप्शन की अकरब और फरूरी की सियासत को तिजारत बनाया। यहाँ तक कि आस्ता आस्ता महरूमियों और मायूसियों का दायरा कार बढ़ा और ये सिलसिला सूबों तक पहुँच गया, जिससे किसी हद तक सूबाई तसव्वुर भी बढ़ा। आज पाकिस्तान जिस नहज पर खड़ा है वो आपके सामने है। पाकिस्तान बैरूनी मालियाती अदारों के शिकंजे में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। हम अपनी मर्जी के तहत बाशियत आज़ाद रियासत फैसले भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान हर बूढ़ा जवान मर्द व ज़न तकरीबन 2.5 लाख का मकरूज है। यहाँ पे जो बच्चा पैदा होने वाला है वो भी मालियाती इदारों का 2.5 लाख का इस वक्त मकरूज है। बेरोजगारी
बिजली सुई गैस का शदीद बहरान, LNG की मद में अरबों डॉलर के मकरूज, मुल्क में कमर तोड़ महंगाई, नाकसमासी पॉलिसी, हर हुकूमत ने स्कोर को बड़ा किया है, तोड़ा किसी हुक्मरान ने नहीं। दावे किए जाते हैं, अमल नहीं किया जाता। कौम बिलखुसूस गरीब तबका इन हालात की वजह से ज़हनी मरीज बन चुका है। गरीब खुदकशियाँ कर रहे हैं, लेकिन इक़्तिदार के असूल के लिए सियासतदानों की रस्सी से सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से वतन अजीज गंभीर मसाइल में घिरा हुआ है। इस वक्त कश्मीर में मुसलमानों को ज़िबा और शहीद किया जा रहा है। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए भारतीय दरिंदे बेगुनाह बच्चों ख़वातीन को जुल्म का निशाना बना रहे हैं, लेकिन आज तक अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी कौंसिल के कान पर जूं तक नहीं दी। यही हाल फ़लस्तीन के मुसलमानों का है। पूरी इस्लामी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हुई है, जो इस्लाम का कला और एटमी ताकत है, लेकिन अब तक एक कौम नहीं हम बन सके। जहाँ पर इलाकाई तसब, लसानी और मजहबी फ़िरका वरीयत ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। वतन अजीज गाली गलौज एक दूसरे के खिलाफ सियासतदान घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। अवाम ने मसाइल हल करवाने की बजाय सूल इक़्तिदार के लिए जोर लगाया जाता है। इन हालातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़य्यूम मुल्क में कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार की रोशनी में खान आदम खान अब्दुल क़य्यूम खान के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। साफ़ सुथरी जो सूबों के सियासत है उसको और सूबों की बेहतर तल्लक और उनके मसावी को बेहतर सफारती तल्लक तमाम मुल्क के अच्छे तल्लुकात कायम करके मुस्लिम लीग क़य्यूम खान मुतरक और फाल बनाएंगे। पाकिस्तान के इदारों को मजबूत बनाने के लिए भी अपना किरदार अदा करेंगे। हम पिछले हफ्ता शराब के मुतासरीन की मदद करने में मसरूफ़ रहने वाले जनरल सरफराज और दीगर अफसरान की शहादत पर अफसोस का इज़हार करते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। और हमारा जो नारा है इस पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, वो है हम सब का पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़। सैयद फकीर हुसैन बुखारी। अब आप कोई साहब, आपको ये नहीं लगता कि ये आपको इस्लामाबाद में बेहतर करनी चाहिए बजाय यहाँ पे आप जो तंजीमी दौरे पे आए हैं, तो इसका जो मतन है मुकम्मल जो है वो मुल्की सतह का है, जबकि आप तंजीमी दौरे पर ग्वादर में आए। इसमें ग्वादर की बलूचिस्तान में वो चीज़ नहीं है जो मतलब आपने यहाँ पे जो दौरे का मकसद है, तो ये मुझे नज़र नहीं आया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में करते रहते हैं। जब तंजीमी दौरा होता है उस वक्त तंजीमी दौरे के दौरान ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। आपसे इसी बहाने मुलाकात भी होगी, प्रेस क्लब भी हमने आपका देख लिया, और ये तो हमारा अपना वर्षन है ना, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में ग्वादर भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्वादर में हम करें, इस्लामाबाद में करें, कराची में करें, ये तो हर जगह पे हर सियासी पार्टी का हक है। तो हमने अपना वर्षन देना था, वो आपको हमने दे दिया। अच्छा सर, आपने कहा कि हमारी पार्टी की जनवरी 2022 को हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, ये दोबारा तो इसको अभी आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आपकी वो इंतखाबी निशान क्या होगा? ये पहले हमारा इंतखाबी निशान शेर था, 2 इलेक्शन शेर पे हम लड़े थे, 1970 और 1977 का। अब हमारा निशान जो इलेक्शन कमीशन ने दिया वो हमने क्लेम नहीं किया, शायद हम क्लेम करें उसका भी, लेकिन इस वक्त जो हमारा इंतखाबी निशान है वो बंदूक, वो हमारा बंदूक निशान है इलेक्शन को। तो ये अभी दुनिया में ख़त्म हो रहा है, किताब आ रहा है और आपने गन को इस पर भी लगा दिया है। कैसे? मतलब ये अपने हमारा इंतखाबी निशान है ना, वो तो इंतखाबी निशान का तो लगाना पड़ता है। इंतखाबी निशान आप कोई और भी खूबसूरत सा चीज लगा सकते थे, ये आपने किया, ये आपके पार्टी के लोगों ने आपको तजवीज़ दी कि आप बंदूक को रखें। पहले शेर था, वो भी खतरनाक जानवर था, अभी ये खतरनाक और चीज को आप लाए हैं, तो इससे बढ़कर एक तो खतरनाक में तो आया। इससे मेरी गुजारिश ये है कि जो बंदूक है ये हमारा फास्ट का निशान है, ये हमारी खुद का निशान नहीं सर, ये हमारा निशान है हमारी हिफाजत का, हमारी कौम की हिफाजत का।
आप इसको जिस नज़रिए से बंदी देखें, लेकिन गन के बगैर तो आपको पता है कोई जंगें भी नहीं फतह हुई, वो पहला दौर गया है। अब तो हमारा ये निशान है, इंतखाबी निशान तो कुछ भी, लोगों को चरखा मिल जाता है, चारपाई मिल जाती है, लोगों को वो पंखा मिल जाता है, लोगों को बटवा मिल जाता है, वो बड़े अजीब निशान है इलेक्शन कमीशन में। तो आपका आपका जब इब्तिदा में निशान शेर ही था तो बाद में उन लोगों ने अचक लिया नून लीग वालों ने, तो आप लोग क्लेम क्यों नहीं करते, केस क्यों नहीं करते? देखिए उसमें एक चालू उसमें ऐसे है कि 1981 में खाने आजम खान टीम का फौत हो गया। उसके बाद पार्टी हमारी काफ़ी देर तक ये साइलेंट रही। अब दोबारा हमने इसको रजिस्टर कराया। ये हम आत्मफूज रखते हैं कि हम अपने पुराने जो हमारा इंतखाबी निशान है उसको हम क्लेम करें, लेकिन वो वक्त आएगा फिर हम इंशाल्लाह उसको करेंगे। अभी तक आप लोगों ने कोई केस नहीं किया अपने वो शेर इंतखाबी निशान की? नहीं, अभी तक हमने नहीं किया। अभी हम तंजीम साथी के अपनी कर रहे हैं, ये बात की बातें हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि ये आपने कहा कि इस मुल्क में जो एक सियासी फजा को जो है गालम गलोच की आमिश हो गई है, तो ऐसे में तो आप कैसे एक उम्मीद की किरण बनकर जो इस मुल्क के कौम को जो एक वो रोशन जो को दिखाने के लिए आपके पास वो कौन सा वो मंशूर है? कि पहले तो इस मुल्क के अंदर जो सियासत है, मुझे 48 साल पूरे 48 साल बस ठीक है। तो मैंने बड़े दौर देखे कि मैंने कुछ पहले अपनी गुजरात शुरू पर उसमें मैं पाकिस्तान एमएस का प्रेसिडेंट रहा, और इस वक्त अल्लाह की मेहरबानी दर्जनों के हिसाब से जो मेरे अहदेदार जूनियर थे वो इस वक्त एमएस। तो ये सियासी जो नशेबो फराज है ये हमने बड़ा करीब से देखा, घूमते आती रही, घूमते जाती रही, लेकिन एक जो चीज़ है हमने अब ये सवाल मुझसे करते कि आपने ये पार्टी क्यों बनी, दोबारा इसको क्यों आपने इसलिए इसको कराया कि हमारे सियासतदानों के कौलो फेर में चल रहा है, ये अवाम को कुछ बताते हैं और करते कुछ। अब पाकिस्तान के जो हालात बने ये हमारे सियासतदानों की वजह से बने। यहाँ पर जब करप्शन होगी, यहाँ पर इनके जो अपने रिश्तेदार हैं, अपने रिश्तेदार हुए उनको नवाजेंगे, गरीब अवाम जिनका हक बनता है जो वोट इनको देते हैं उनका को परेशान हाल नहीं है। ये जब भी आते हैं ये अपना भी सारा कुछ करते हैं, और हम जो मरूसी सियासत है ये खानदानों के अंदर है, जब इस मुल्क के अंदर 2-4 खानदान हुकूमत कर रहे हैं, क्यों ये अल्लाह के मलाम उतरे हुए इन्होंने हुकूमत करनी है कि बाप आता है, भाई आता है, बेटे आते हैं, बेटियाँ आती हैं जो अनइलेक्टेड लोग होते हैं। ये भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के और चीफ मिनिस्टर हाउस में तो सरकारी ऐवानों में बैठ के फैसले वो करते हैं जिनका किसी असम्बली के हल्के से तलक है, जो किसी जगह से इलेक्ट होकर नहीं आते। यहाँ तो जब भी जिसकी हुकूमत आती है वो पूरा खानदान, उनके जितने भी होते हैं रिश्तेदार, मामे चाचे, वो सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्या मकसद उनका, पैसे बनाने होते हैं। मैंने भी सियासत सारी जिंदगी की, अल्लाह की मेहरबानी, मेरा चैलेंज है पूरे पाकिस्तान, और हर जगह पे मेरा ये चैलेंज होता है कि आए मेरे सामने बैठे। मैंने जब सियासत शुरू की थी मैं उस वक्त इतना बड़ा जिम्मेदार था, और आज मेरे पास उसके मुकाबले में पीछे क्या है ये भी बताएं ना। ये जितने सियासतदान हैं इनके आप बैकग्राउंड, इनके आप देखें 1947 से पहले ये क्या लोग थे, इनके पदे क्या थे, और आज ये अरबपति बने, खरबपति बने, इस मुल्क से पैसे कमा के यहाँ करप्शन कर के बाद पैसा लोगों ने रखा हुआ, और ये पैसा मैं आपको ये बताऊँ ये इनके काम नहीं आएगा। ये जो अरबों खरबों डॉलर बाहर ले गए हैं ना, ये इनके पैसे नहीं, मैं जो भी इसमें शामिल है, और इनके पैसे मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ इनके पैसे निकल जाएंगे, इनके काम नहीं है। वो पैसा उन्हीं बैंकों में रहेगा, ये कब्रों में चले जाएंगे, इनके बड़े भी सब कब्रों में चलेंगे, ये भी जाए, वो पैसा किसी काम नहीं। बुखारी साहब, बलूचिस्तान का जो अभी बर्निंग इशू चल रहा है, मतलब उसमें लापता अफराद के हवाले से क्वेटा में भी उनका उतरना जारी है, कराची में भी जारी है, तो इस हवाले से क्योंकि आप बलूचिस्तान में अभी तशरीफ लाए हैं तो इसमें आपका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? लेकिन बात यह है कि हमारे मैंने पहले जैसे अर्ज किया है हमारे सियासतदानों दोनों फेर में तैयार वो बलूचिस्तान में जब आते हैं तो थोड़ी सी बात बलूचिस्तान कर जाते हैं, जब वो पंजाब में जाते हैं, इस्लामाबाद में जाते हैं, अपने सूबा में वापस जाते हैं
फिर उनकी टून वही होती है जो हर जगह पर होती है। लेकिन आज ये जो मिसिंग पर्सन का मसला है, हम इसकी पूरी बात करते हैं। जो मिसिंग पर्सन है उनको बिल्कुल बाजियाब होना चाहिए, उनको मंदिर वहाँ पर आना चाहिए। ये हम इधर भी कहते हैं, हम इस्लामाबाद में भी कहें, हम कराची में भी कहेंगे, पूरे पाकिस्तान में कहें। जो जायज़ मसला है उसकी हम मान्यता करते हैं, और जो बलूचिस्तान के हकूक़ हैं हम डट के उसके भी साथ खड़े। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। बलूचिस्तान के अंदर अगर एटमी धमाका हो सकता है, बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए क्यों नहीं है अपना किरदार है। मसला ये है कि ये लोग नए नए आते हैं, सियासी ट्रेनिंग उनकी होती नहीं है, उसके बाद आके ये गोलियाँ मारते हैं इधर उधर की, जिसकी वजह से इनकी पार्टियों के अंदर इंतजार होता है, इनकी पार्टियों में ग्रुपिंग होती है, जो कोई डिसिप्लिन नहीं होता है इनका, और इनका एक ही मौजूद होता है, लूटो और तो सर इसमें आपने एक बात की है कि ये इलेक्शन जो हुआ था ना, उसमें आप लोगों ने 75 के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था। इससे पहले आपने 40 कौमी और सूबाई सीटें ली हैं। ये कौन से सूबे से आपने ली ये सीटें, ये कौन से इलाके से ली? हमारा सबसे सीटें हमारी ज़्यादा थी KP के। उसके बाद पाकिस्तान में जो उस वक्त 1970 का इलेक्शन जिसने टॉप किया था वो सिंध सांगड़ से हमारे रईस भुट्टो साहब उस वक्त एशिया के सबसे बड़े लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, जिनका क्लेम ये होता था कि किसी खंबे को वोट दे तो खंबा भी जीत जाता। उस वक्त भुट्टो साहब के वोट थे 67,000 और हमारे कैंडिडेट के वोट थे तकरीबन 1 लाख सिंध से, उन्होंने सिंध सांगड़। उसके बाद पंजाब से हमने सीटें निकाली और चित्राल की उस वक्त 1 सीट होती वो भी हमने जीती। स्वाद से हमारे दौरान औरंगजेब जो पिछले दिनों फौत हो गए MNA, उनके वाले थे मियाँ औरंगजेब, वो गवर्नर भी रहे उधर, वो हमारे टिकट होल्डर थे, वो भी वहाँ से जीते और काफ़ी सीटें हमने जीती। अच्छा सर, हम तकरीबन सुबह सरहद में भी गए हैं, हमने उस सुबह सरहद को भी देखा है, अपने आप से देखा है। खासकर जो है ये गिलगित का इलाका है, तो हमने देखा कि वो इतना जो उसकी नाम है, उसका इतनी मशहूरियत है, इतना जितना नहीं नज़र आ रहा था हम लोग को। इसकी वजूहत क्या है? इससे आगे जो डेवलपमेंट के आगे जाएंगे तो उन्जा है, वो तो ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। इसके बाद अगर चित्राल में जाएं या सवात में जाएं, वो ज़्यादा आगे गए, और ये इलाका जो है ना बैकवर्ड हो गया। इसकी वजूहत क्या है? देखिए, बैकवर्ड जो इलाके होते हैं उनकी वजूहत हुक्मरानों की नहली और तोजो ना देने की वजह से ये सारा कुछ। अगर हमारे यहाँ मुसीबत पता क्या है कि जो इलाके के MNA जीता वो वजीरा भी बन जाता है, वो वजीरा बन के उसकी कोशिश होती है कि वो अपने हल्के में बात काम करे, बाकी इलाकों को नज़रअंदाज करते हैं। और तो मेरे ख्याल काफ़ी हद तक जब खाने आजम खान कयूम साहब थे वजीरा और सबसे ज़्यादा काम उस वक्त उन्होंने जितने जागीरदारी निज़ाम थे उसको खत्म कर दिया। एजुकेशन आज तक जितनी वहाँ सारी यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं वो खाने आजम खान कयूम के लोग ही बनी। फिर एटमी जो अकेडमी सबसे पहले जो बुनियाद रखी थी वो खाने आजम खान अब्दुल खान ने, और हमारे इधर जो सूबाई सदर थे उस वक्त ये गाजी ईसा साहब थे, फाइज ईसा के बाद वो हमारे सूबाई सदर थे, और बहुत लोग थे नवाब आपके जो हमारी पार्टी शामिल थे, कि हमारे पास वो मैं इनको दूंगा और इलेक्शन रिजल्ट भी आते हैं वो भी दूँगा। तो ये जाम साहब जो थे ये भी हमारे पुराने तरीना दोस्तों में से। उस वक्त पीर बघेड़ा साहब जो बहुत हो गई हमारे भाई साहब थे सिंध पाकिस्तान के जितने नामी ग्रामी सारे मुस्लिम लीग कईयों में। जब खाने आजम खान कईयों का फौत हुए उसके बाद फिर ये जो आजकल PTI है KP के अंदर ये सारे वो लोग हैं जो खान कईयों के साथ पार्टी डेड होने की वजह से ये लोग कुछ PTI में चले गए, कुछ नॉन लीग में चले गए, कुछ पार्टी में चले गए। इंशाल्लाह कॉलेज से 12 लाख कायदे ने किया था, उसी कॉलेज से खाने आजम खान की फायदे यानी वो
जब उनकी वफात हुई है उससे पहले आपने नाम आपको अच्छी तरह पता है और यहाँ मकबूल हैं और एक अमजद चिश्ती साहब थे उनके बेटे इकबाल चिश्ती है, उन्होंने एक इंटरव्यू किया, वो आपको सेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं चिश्ती साहब ने कहा मैं खाने को मिलने गया उनके घर, उनकी बेटी थी इस्लामाबाद, उनके घर में वो रहते थे। कहते मुझे मैं बाहर छोड़ना है तो मुझे कहते हैं मुकाबले नहीं कर सकता, बुरा हो गया तो नौकरी भी मेरे पास नहीं है, मैंने वजारत आ रहा हूँ। कहते हैं कोई यार किसी से कुछ मांग नहीं सकता, साहब आपकी जेब में थोड़े पैसे वो कहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, कितना बड़ा लीडर और इसका यह वो कहता है मेरे पास इंटरव्यू थे आपको पता उसका मैंने कहा कितने मेरे जेब पैसे 1200 वो मैंने उनको पेश किया। एक महीने के बाद ऐसे लीडर पाकिस्तान में पैदा हो गए कि पाकिस्तान के जो अगर भोपाल आया है ये सारे आ गए। यहाँ तो ये होता है कि लीडर बनने के बाद मैंने पहला काम कौन सा करना है बड़ा मुश्किल, और इसके बाद साथ साथ ये भी आपको पता है कि पाकिस्तान में जितने भी इंटरनेशनल नॉलेज उसमें किसी की कमीशन थी, किसी और उसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ। आज देखें हमारे मुल्क का क्या है, हमारे पास बिजली नहीं, हमारे पास गैस का जो कोटा है हमारा ये भी खत्म होने में सिर्फ 10 साल बाकी है, जिसके बाद आपकी गैस भी खत्म होगी। अब LNG जो बाहर से हम करते हैं ये करोड़ों डॉलर हमारे साल के जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान का पैसा इस वक्त जा रहा है वो इस मामले में। तो ये अगर चीज़ें हमारी असली होंगी, अगर हम इसमें काम करें तो असल तो हमें चाहिए इस वक्त रोज़गार, जो पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार चाहिए। यहाँ पे महंगाई का जो सवाल है इसको ख़त्म करने के लिए, यहाँ सेहत का मसला है, गरीब आदमी किसी अस्पताल में चले जाए उसको तो कोई उनको चेक नहीं करने के लिए जा रहा। इस तरह हमारे देशुमार ऐसे मसाइल हैं कि जिनका तल्लुक डायरेक्टली आवाम से है। ये जो लोग होते हैं बड़े लोग होते हैं इनको क्या पता है कि गरीब जो सब्जी लेने जाता है वो क्या सोच के जाता है, वो वापसी उसके दिमाग में क्या होता है। और मैं तब से तो चैलेंज मैंने सारे सियासतदान का मैंने कहा ये जितने सियासतदान हैं ये एक हफ्ता पाकिस्तान की किसी कॉलोनी में गुजारते मैं इनको मान जाऊँ वहाँ रहें और वहाँ का बजट बनाए कि महीने का जितना ये मजदूर को तनख्वाह देते हैं गरीब आदमी की आमदन है तो उसमें गुजारा करके मुझे बताएं तो फिर इनको मानेंगे ये पाकिस्तान का ये सारा ड्रामेबाजी करते हैं। ग्वालियर के अलावा बलूचिस्तान में कहाँ आप लोगों की ढांचा है पार्टी का? पार्टी का जी कोटा में हमारा काम हो रहा है, 15 को वहाँ मेरी प्रेस क्लब में हमारा वहाँ आने वाले 15 तारीख को मैं जा रहा हूँ 15 को हमारी प्रेस क्लब में वहाँ पे काम है पाकिस्तान के हवाले से काम। तो सर ऐसा है कि जो भी पार्टी हो बेशक पुराना ही सही लेकिन आप लोग नए भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं असल लोग, तो आप लोगों को चाहिए था कि सबसे पहले सूबाई दारुल-हुकूमत जैसे कि क्वेटा है या पंजाब का लाहौर है या फिर सिंध का जो है ना कराची है वहाँ अपना जो है वो ढांचा बना लेते थे। मेरी बात सुन लें, फिर जो है ना आस्ता आस्ता शहरों में आ जाते हैं, लेकिन आपने क्वेटा छोड़ के ग्वालियर आए हैं तो कहीं मतलब लोगों के जहन में ये भी तो तासुर निकलता है कि यार ग्वालियर क्योंकि एक वो सिटी पोर्ट है, यहाँ बड़े बड़े जो है प्रोजेक्ट है ये वो है, ऐसा नहीं कि कोई पार्टियां आके इसी आड़ में अपने आप को एडजस्ट करने की नहीं देखिए मैं यहाँ पे 4-5 दफ़ा आया जिनको पता है हमने कभी भी किसी प्रोजेक्ट की आड़ में नहीं गया। मैं जब भी आया हूँ तंजीमी दौर पे आया और जब भी आया मैंने कुछ ना कुछ डिलीवर किया। हमें कोई ऐसा कोई किसी को हमारा राज्य नहीं कि हमने यहाँ सीट बना दी है प्लाट खरीद रहे हैं, ये हमारा मकसद नहीं। पहले जो आपने बात की है हमारा सबसे पहले जो तंजीम बनी थी वो हमने इस्लामाबाद, फिर हमारी पंजाब में तंजीम, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हमारा काम सबसे बेहतर KPK में हमने बनाए, कराची में हमने तंजीम बनाई। अभी इस्लामाबाद से कराची आए थे और कराची अपने अहदेदारों से मीटिंग की है, वहाँ हम बलदियाती इलेक्शन में भी सकते हैं। हमारी अभी एज पार्टी की एज 6-7 महीने, इसके बावजूद भी हम वहाँ पे बलदियाती इलेक्शन में बैठे और पंजाब का जो बलदियाती इलेक्शन आएगा उसमें तो हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से
बाकी इनका जो आम तकाबात है उसमें हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। सर एक और सवाल है ये कि अभी हालिया दिनों में जो सैलाब हमारे 10 किला एरिया में आया, काफ़ी लोग जो है सैकड़ों लोग इससे मुतासर हो गए, तो इस सिलसिले में आप लोगों ने इनके लिए कुछ रिलीफ कोई फंड वगैरह या कोई इमदाद इस सिलसिले में कुछ किया है आप? लेकिन वो अभी ये सिलसिला जारी, सलाब अभी खत्म जो अभी भी बाकी अभी भी ये सलाब का जो है ना वो रवा तो हम इसमें अपनी मीटिंग करेंगे, हमारा सेंट्रल कमेटी का इजलास, क्योंकि हमारी पार्टी जो सेल्फ मेड पार्टी, हमें ना तो किसी जगह से डर लाते हैं, ना बैरूनी मुल्क से ना अंदरूनी मुल्क से, हम अपनी पार्टी को खुद अपनी मदद इसके लिए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फंड अमेरिका से आए या बरतानिया से आए, उसकी बात नहीं करता हूँ। आप लोगों का अपना एक हल्का होता है, अपने दोस्त होते हैं, उससे भी आप नहीं, वो मैंने पहले अर्ज किया कि हमने अपनी सेंट्रल कमेटी का इजलास बुलाया, उसमें हम जो कुछ हो सकता होगा हम करेंगे, ये किसी पे एहसान नहीं होगा, ये हमारा कौमी फरीदा है, ये हमने ना तो फोटो लगानी है यहाँ कि किसी को दो थोड़े पकड़ा के नाम उसके बाद फोटो अपनी बनाएंगे, ये साहब ये कर रहे हैं, फलां ये कर रहे हैं, हमने जो काम कर रहे हैं जितना भी कर रहे हैं हमने अल्लाह ताला के रज़ा के थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत